चलो भाई, कहते हम हड़प्पा सभ्यता वाला बताएंगे, एनिमेशन दिखाएंगे। 2 मिनट का वीडियो है शुरू से लेकर लास्ट तक, उसी में है पूरा जितना पढ़े हो, जितना भी पढ़े हो हड़प्पा सभ्यता में, सारा कहानी तुमको इस 2 मिनट 14 सेकंड के वीडियो में नजर आ जाएगा। इसलिए आराम से देखना, आपको खुद पढ़े हो खुद पता। 4000 साल पहले की एक ऐसी सभ्यता जो इंडस नदी के किनारे बसी थी, मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहर। यह है हमारा शहर मोहनजोदारो। ये आप भविष्य में इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे, जहां पक्की ईंटों के घर थे, सीधी चौड़ी सड़कें थी और बेहतरीन नालियों का प्रबंध था। यहाँ के लोग साफ सफाई को महत्व देते थे। हमारा शहर साफ है क्योंकि हम सब मिलकर सफाई रखते हैं। उन्होंने स्नान कुंड बनाए। हम ये बाथटब बना रहे हैं, मेहनत तो लग रही है पर ये ऐतिहासिक होगा। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा स्नान कुंड है, पर आप इसे इतिहास में ग्रेट बाथ के नाम से पढ़ेंगे, जो आज इतिहास में ग्रेट बाथ के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग खेतों में मेहनत करते, हम फसल उगाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नहरों से सिंचाई करते और अन्न उगाते थे। कारीगर मोती बनाते। कितनी बारीकी से बनाते हैं हम ये मोती, दूर दूर के व्यापारी इसे लेने आते हैं। मिट्टी के बर्तन बनते थे जिन पर सुंदर ज्यामिति डिजाइन बनाई जाती थी। हमारे बर्तन ही हमारी पहचान है, हर घर में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। मोहरें उकेरी जाती थीं जिन पर पशु आकृतियां और लिपि के चिन्ह होते। ये मोहरें हमारे व्यापार और पहचान के लिए हैं। बैलगाड़ियां तैयार की जाती, सामान लाद कर दूर दराज के शहरों में व्यापार होता। शाम होते ही लोग खेलते पत्थरों से बने बोर्ड गेम्स, मनोरंजन और सामूहिक जीवन का हिस्सा। लेकिन फिर समय ने करवट ली। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये सब जो आप देख रहे हो सब विलुप्त हो जाएगा। भूकंप आए, धरती फटी, दीवारें गिर गई और भीषण बाढ़ ने इन शहरों को डुबो दिया। ये महान सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई, पर इसके अवशेष आज भी हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले भी इंसान कला, विज्ञान और नगर निर्माण में कितना उन्नत था। हो गया। अभी इसका वो धौलावीरा वाला पार्ट बचा हुआ है जो 10 मिनट का वीडियो है, ठीक है। उसको आज नहीं कल देखेंगे, ठीक है। वो 10 मिनट का वीडियो है, इसलिए उसको आज नहीं कल देखेंगे, कल देख लेंगे उसको। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धौलावीरा, इसका धौलावीरा, लोथल, ये सारा चीज़ों का कहानी उसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ था, क्या क्या चीज़ नहीं था। हमारा सेकेंड चैप्टर आता है राजा, किसान और नगर। यहाँ पे राजा है, यहाँ पे किसान है, हमारा पीछे नगर था, ठीक है, जिसको हम झाँप दिए हैं क्या कि मेरा फोटोआ नहीं लगता। अब मेरा फोटोआ नहीं लगता तो फिर हम यूट्यूब पर कैसे लगाते हैं, समझे ना। इसलिए आपका ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर सेकेंड है, इतना ध्यान रखिएगा। और वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज से तो हम लोग लगभग एक रात के 11 बजे से पहले जाएंगे नहीं, ऐसी संभावना बन रही है हमारी या राहुल सर का। क्योंकि जो पुरनका 12th वाला सब गया है वो सबको भी अभी छोड़ना उचित नहीं है। अभी यहाँ से ना विदा हुआ है, ऐसे वो मन से तो कहियो विदा ना होगा। क्योंकि वो ऐसा बैच था, सब सच बताऊँ, कल ही सब देख के गया है। हमें खुद, मेरी हालत कल कैसे थी, ये दोनों प्रत्यक्ष देख के गया, एक वो वहाँ था, वो था, 3 था, ये तीनों पूरा देख के गया कि मेरी हालत कल कैसे थी। देखे हो ना, क्योंकि इतना खूबसूरत बैच था वो। उससे बेहतर आएगा फिक्स है, चाहे उससे कमज़ोर आएगा वो फिक्स है, लेकिन वैसा दोबारा नहीं आएगा इस कोचिंग संस्था में। उस बैच में आज तक मैं डंडा नहीं चलाया हूँ। इस 1 साल में एक दिन भी मेरे हाथ में डंडा उठा ही नहीं है। सोचो, पढ़े या ना पढ़े, डंडा कभी नहीं उठाया उस बैच में। उस बैच में गुस्सा था, तगड़ा था, नाराज़गी था, बहुत तगड़ा था। नाराज़गी के बाद ना, नाराज़गी में होमवर्क ना देना कि छोड़ देना है भाग, तू सब नहीं पढ़ेगी तो कह देंगे होमवर्क। तब जैसे सारा का सारा ना कॉलेज के पहले व्हाट्सएप पर मनाती थी सब कि सर मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए। वहाँ नहीं मानता, मुझे ही पता है मैं नहीं मानूंगा। व्हाट्सएप पर मनाने का कोई चांस नहीं है, मैं मैसेज नहीं करूँगा। दूसरा कि कल के क्लास होता था तो सब आती थी, बीच में हम बैठते थे, चारों ओर सब घेरती थी। 1 घंटा बकवास की, उसके बाद मैं
मानता था। कल भी सब गया। अब राहुल सर का पर साल का आदत है, हमारा हर साल का आदत नहीं है, क्योंकि पिछला वाला बैच था वो घर के बगल में था, तो रोज़ निकल के देखना, उन सबको बात करना, वो सब चीज़ लगा रहता है। अब कल का जो था मेरे लिए बड़ा, कल मैं बताऊँ तो मैं रात भर खाना नहीं खाया हूँ, दिन से लेकर रात तक, इसी सब के लिए कि मैं जो गया है वो दोबारा आएगा नहीं। और वो बैच सच में बहुत ही अलग था, इतना अलग था ना उस बैच में, आज तक ये फीले नहीं हुआ कि हाँ मास्टर है वो पढ़ने वाला कोई है, इस तरह का वो बैच था। और सच में इतना बेहतर बैच था, पढ़ाई भी था, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई भी बहुत तगड़ा था। एक एक बच्चा के पास ना एक एक करेक्टर था उसका, उस बैच में सब अपना अपना करेक्टर लेके बैठल था कि हम ई करेक्टर के इंसान हैं, वो करेक्टर के इंसान है, वो करेक्टर के इंसान है, हर एक बच्चा उस करेक्टर का इंसान है। कल सब मैसेज भी की थी रात में, बहुत तरह का बात भी था, बहुत तरह का सब बोल के गया कि सर मैसेज का रिप्लाई दीजिएगा, मैं देता नहीं हूँ जल्दी, तो कल 1 सेकंड में रिप्लाई सबको देना पड़ रहा था। अब क्या है कि मेरा भी मन नहीं लगता है, अब कुछ जिस सबसे ज़्यादा जिस बैच से लगाव हो जाए उससे दूर निकलना बड़ा मुश्किल है, क्या कि उस सब के पास जितना हिम्मत था ना उतना हिम्मत तुम लोगों के पास नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। क्या कि डायरेक्ट आके बोल देना, डायरेक्ट आके घेर देना टीचर को, कहियो वो सब सर जी नहीं कहा, सब दिन कहा हो सर जी। कल लगभग वो सब 2-2.5 घंटा 3 घंटा रही थी, 3 घंटा के आसपास में, क्या बजे 9 बजे आई थी, 12 साढ़े 12 बजे करीब में सब जितना था सब गया था, चाहे गई थी। उसके बाद मैं भी गया घर। अब मैं जब विचलित होता हूँ ना, जब हम उदास होता हूँ, मैं भाग जाता हूँ गाछी उछी में, एक दूसरा कांड हो गया घर पे, ये वो अलग सीन हो गया। अब मैं भाग जाता हूँ दूसरे जगह पर, आराम से गए 2-2.5 घंटा बैठे पेड़ के नीचे शांति से। उसके बाद फिर राहुल सर फ़ोन कर दिए, क्या यार मन नहीं, उनको भी मन नहीं लग रहा है कल से, ना पढ़ाने में ना कुछ करने में, उनको भी मन नहीं लग रहा है, क्या चलते हैं बरगिनिया बैठते हैं। आए यहाँ पर बैठे 2-3 घंटा, लगभग 7 बजे तक बैठे। उसके बाद फिर घर गए, फिर वही कहानी है, फिर चुपचाप नहीं गया, आराम से नीचे से चादर ताने सुत गए। उतना बकैती नहीं है, मैं जानता हूँ जगह रहूँगा फालतू की बातें दिमाग में चली गई कि जो इंसान जिससे ज़्यादा लगाव हो जाता है वो दूर होता है तो देखा मेरा दिक्कत होता है, ठीक है। और उस बैच ने बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, हमको स्पेशली बहुत कुछ दिया है उस बैच ने, इज्जत दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, हर चीज़ दिया। लेकिन क्या होता है ना कि हर साल बदलेगा, हर साल कोई नया जाएगा, नया आएगा, हर एक दिन नया जाता है, तुम लोग भी जाओगे, फिर दूसरा तुम्हें लगे जगह पर कोई और आएगा। क्योंकि हम ही पढ़ाए हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कि जिसकी शुरुआत है उसकी अंत निश्चित ही है। तो बच्चों सब कहा कि सर आप ही पढ़ाए हुए थे कि जिसकी शुरुआत है उसकी अंत तो निश्चित है। तो आज हम लोग का यही लास्ट दिन था। लास्ट में ऐसा बच्चा था जो जाने का मन थोड़ा भी नहीं था वो सबके, हम ज़बरदस्ती तब सबको भेजे हैं, क्योंकि जितना देर तू रहेगी तितना देर तू हम सनकेंगे, दूसरा कोई सनके या ना सनके, मैं ज़रूर सनकूँगा, ये मुझे ही पता था। जब तक ऐसे गाना उना बज रहा था, सब चीज़ हो रहा था, बात सब कर रहा था, फोटो वोटो घींच दिस दैट, ये सारा चीज़ें हो रहा, तुम लोग में भी गया होगा, फोटो वोटो देखे होगे, सारा चीज़ हो रहा होगा। तब तक हमको 1% का फील नहीं हुआ। जैसे ही सब नीचे गई उतरी, तुम लोग तो सामने था, मैं यहीं बैठा था। क्योंकि राहुल सर कह रहे थे कि इतना हंसने वाला इंसान, बात बकवास करने वाला इंसान, अब मैं उस कल के दिन में मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ किसी से भी। अब क्या कर सकते हैं, सबका साथ एक न एक दिन छूटता है, एक न एक दिन दूर जाना ही है सबको। फिर सोचे कि शायद बड़ा जल्दी कर दिए हैं इस सबको भेज के, थोड़ा समय लेना चाहिए था, 31 तारीख को भेजते। फिर सोचे कि 31 तारीख को भेजते तो फिर तो वही कहानी होती। 31 तारीख के ना भेजने का कारण था कि फिर 2 दिन के बाद उस सबका एग्ज़ाम था, क्या वही मेंटलिटी में वो सब फंस जाए, फिर एग्ज़ाम डैमेज हो जाए। इसीलिए सोचे कि चलो भाई पहले ही कर देते हैं। हमारे लिए तो जीवन भर छप गया वो बैच, जब भी याद आएगा, पूछा जाएगा कहीं पर भी कि सबसे बेहतर पल तुम्हारे जीवन में क्या था, तो उस 1 साल का एक एक बच्चा का नाम याद आएगा। क्योंकि उस बैच में पढ़ाई हुआ ही नहीं, सबसे पहला बात, पढ़ाई के साथ ना अपनापन बहुत ज़्यादा था उस बैच में, बहुत अपनापन था, फैमिली की तरह अपनापन था।
ना कभी उस बैच में हमने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। जो भाषा में बात किया देहाती भाषा में बात किया, पढ़ाया भी देहाती भाषा में। किसी को कुछ बोल दो, किसी भी इंसान को, एक एक इंसान को बोल दो, कुछ कह दो, तुम बात का बुरा नहीं मानेगा। और उधर से भी हक से ही जवाब आएगा। हमको भी उधर से भी वो लोग हक से ही बोलती थी, चाहे हमको चाहे राहुल सर जी को। कहते थे कि जब आप बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं, जब आप हमें अपना समझते हैं तो हम भी आपके अपने हुए। तो ये चीज़ था उसके हर एक बच्चा के अंदर। हाँ, बच्चा के साथ लड़ाई भी था मेरा। राजन नाम का लड़का है, कभी कभी उसके साथ बकझक हो जाता था। अब मैं हूँ थोड़ा देर में गर्म होता हूँ, 1 सेकंड के अंदर एकदम गर्म हो जाता हूँ। और लास्ट के दिन कल भी वो बोल के गया कि मैसेज भी किया ग्रुप में, हम भी देखें, हम भी मैसेज किए उस ग्रुप में, बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा लिख के, क्या कि सामने से बोल नहीं पाता मैं। लंबा चौड़ा कम से कम 500-700 वर्ड का था वो मैसेज। 700 वर्ड से कम का मैसेज वो नहीं था। पूरा बैठे 1 घंटा में लिखे उसको और सारा उस ग्रुप में भेजे सबको। पूरा 1 साल के कहानी बता दिए उस ग्रुप में, सारा चीज़ उस भेज दूंगा। आज तुम लोग को भी मैसेज क्या था, लेकिन वो बैच था मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट बैच था। अब तुम लोग उतना बना पाते हो या नहीं, अब तो तुम लोगों के हाथ में है कि उतना फील करवा पाते हो या नहीं। क्या कि बच्चा फील करवाता है, हम क्या फील करवाएंगे। जब तक तुम हमसे पूछोगे नहीं तब तक हम तुमको बताएंगे क्या, संभव ही नहीं है कि हम बताएंगे। चाहे घर पर, यहाँ क्लास ख़त्म होने के बाद घर पर भी वही नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा सब ग्रुपे में, मैसेजे पे सारा बच्चा से। होमवर्क न देना, डांट देना, डांटने के बाद फिर जाना मना देना उसको, ये सारा चीज़ था। चलो वो सब बातें हैं। अब यहाँ पर आते हैं, हम लोग का सेकंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर। अब इसमें ना हम कितने टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसको टॉपिक पर बेहतर ध्यान देना होता है कि हमको क्या पढ़ना है इसमें। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने टॉपिक को पहले समझा था कि टॉपिक है क्या, इसमें हमको कहानी क्या है इस चैप्टर की, ठीक है। तो इस चैप्टर की कहानी है, पहला बात कि टॉपिक इसका तो ज़्यादा है, टॉपिक इसका ना थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे लौह युग, यानी कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता में लौह युग को छोड़े थे। अब देखिएगा, अब कहानी को हड़प्पा सभ्यता से रिलेट कीजिएगा इस चैप्टर को, कि जहाँ से हम छोड़े थे ना हड़प्पा सभ्यता को, उस सभ्यता को वहीं से शुरुआत करेंगे इसको, ठीक है। वहाँ पर हमने नाला बनाया, विशाल स्नान घर बनाया, जो वीडियो में देखें ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर नाला बनाया, घर बनाया, स्नान घर बनाया, हर चीज़ बनाया। लेकिन एक राजा का बात कहीं हुआ नहीं हुआ, किसान का बात हुआ था। लेकिन जब अब राजा बनेगा तो उसकी प्रजा भी बनेगी और एक नगर भी बनेगा, एक विकसित नगर, मोहनजोदड़ो से भी बेहतर नगर आपको बनेगा। तो जहाँ से छोड़े हैं ना वहीं से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, इतना याद रखिएगा। आप याद कीजिएगा, जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ चीज़ों को याद कीजिएगा कि आपको पता चलेगा कि जिस चीज़ों को हमने वहाँ से छोड़ा है उसी चीज़ों को हमने वहीं से स्टार्ट किया है। पतन के बाद का अगला लाइन आपका राजा, किसान और नगर का ही आता है, ठीक है। लौह युग, उसमें हम लोहा के बारे में नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। अब इसमें लोहा के बारे में भी हमको पढ़ना है, कि देखना है कि लौह युग होता क्या है क्या। इसमें मगध पर जो शासन किया गया था, किस पे? मगध पर जो शासन हुआ था, कितने का हुआ था? हर्यक राजवंश के राजा का शासन हुआ था, हर्यक वंश का शासन हुआ था, शिशुनाग वंश के शासन हुआ था, मौर्य साम्राज्य आया था, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हम इसमें पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे। अशोक की कहानी में इसी मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, अशोक का कलिंग का युद्ध पढ़ेंगे, जो युद्ध हारने के बाद अशोक उसके बाद कभी युद्ध लड़े ही नहीं, ठीक है। वो सबसे लास्ट युद्ध था उनका, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जनपद और महाजनपद, जिसमें 16 राज्यों का उल्लेख किया गया था। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का उल्लेख किया गया था, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक था। मतलब कि पहले उल्टा चलता था ना, यानी कि 1000 साल, कितने साल? 1000 साल की कहानी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद में, ठीक है।
महाजनपद में। महाजनपद की विशेषता क्या थी इसके बारे में देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका महाजनपद सेकेंड चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, टॉपिक होता है महाजनपद के बारे में। ठीक है, राजधानी पढ़ेंगे, इसके शासन के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के शासन के बारे में पढ़ेंगे, गण और संघ की नीति, ये सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद का ये गण और संघ की नीति आती है, जो गण और संघ कहते किसको हैं। ठीक है, इसके बारे में धर्म ग्रंथों का निर्माण, यहाँ पर धर्म भी आगे निकल के आया, वहाँ तक जाति उति की बात थी। हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर भी जाति आपने देखा था? नहीं देखा था। तो धर्म और ग्रंथों का निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे, कर वसूली यानी टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य में चाणक्य के नाम सुने होंगे, कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्री के लेखक थे, ये इसी में पढ़ेंगे कौटिल्य चाणक्य के, जिसमें आपको दिखाया जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 321 से 185 ईसा पूर्व के बीच की कहानी आपको दर्शाया जाएगा। इसका भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर खत्म होगा मैं सारा का वीडियो दिखाते चलूंगा, परेशान ना होना, ये वीडियो भी भेज दूंगा आपके ग्रुप में, एक बार आप अपने से देख लेना। अब यहाँ से अगला पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या क्या है। तो कहाँ से हमें मौर्य काल की जानकारी के स्रोत हमें प्राप्त हुआ है। साहित्य से हमें प्राप्त हुआ था, साहित्यिक स्रोत इसका क्या था। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बहुत सारे अन्य स्रोत थे। अब अन्य स्रोतों में क्या देखेंगे, ये सब याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, अन्य स्रोत में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी प्रशासन कैसी थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता में देखे तो प्रशासन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का नगरपालिका जैसा था ना, तो उसी तरह इसकी प्रशासनिक पर केंद्रीय शासक इसका कैसा था, प्रांतीय शासक कैसा था। यानी केंद्रीय शासन मतलब जैसे कि अभी बात करें तो दिल्ली केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट वही है ना, प्रांतीय शासक मतलब स्टेट गवर्नमेंट बिहार अपना बात करें, स्थानीय शासन मतलब कि अपना जगह अपना गांव, सैन्य व्यवस्था यानी सैनिकों की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, न्यायिक व्यवस्था जैसे कोर्ट कचहरी अभी के समय में होता है तो उस समय कैसे होता था उसके बारे में चर्चा करेंगे, राजस्व व्यवस्था यानी कि भूमि बारे में, राजस्व का मतलब ही हो जाता है भूमि के जितना भी क्षेत्र था उसके बारे में कि पढ़ेंगे। ठीक है, मार्ग व्यवस्था यानी कि उसकी सड़कों के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मार्ग को बनाया गया था। ठीक है, इनका प्रमुख राजनीतिक केंद्र के बारे में देखेंगे कि इसका प्रमुख राजनीतिक केंद्र है क्या। जैसे कि आगे चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में पढ़ेंगे, महान सम्राट अशोक की चर्चा करेंगे, जो सबसे महान सम्राट अशोक थे, जो सब धर्म की प्रचार किए थे, धर्म की शुरुआत किए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इनका अशोक का ही कलिंग का युद्ध पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही बेहतर लड़ाई हुई थी, बहुत ही कलिंग का युद्ध का अलग वीडियो दिखाएंगे हम आपको, जो अशोक उस युद्ध के हारने के बाद उसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़े थे। उनका अशोक के धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि धर्म के प्रचार यानी धर्मों की प्रचार, उनमें क्या क्या नीतियाँ थी, क्या क्या चीज़ें थी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभिलेखों के बारे में इसमें बेहतर ढंग से चर्चा की जाएगी। अब बेहतर ढंग से चर्चा करने के बाद क्या है, माइक में आवाज़ नहीं आ रहा, क्या है स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है उसमें, क्या है चल रहा है भाई, हम स्पीडोमीटर उसका बंद किया गया। अरे वो लाइन आती जूमिंग लाइन है, आया चालू है, तू बोलवा के यो कटवाएगा। अब अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पता चलता है, यहाँ चलता है, अगर नहीं चलता तो यहाँ रेड कलर के जल जाता, ये हरा जल रहा है मतलब चल रहा है ना भाई, तू ना भाई तू न जाने तक काहे सानी रे। ये तो उसमें स्पीडोमीटर चलता लगाया होगा, कोनो ऑन किया होगा, हम स्पीडोमीटर बंद किए हुए हैं, तुम कहा कि सर जी नहीं चल रहा है। चलो देखो, मगध के साम्राज्य के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य कैसे उत्पन्न हुआ, उसके बाद इनके पतन के भी देखेंगे। अब देखो शुरुआत है तो अंत तो है ना, अब सब चीज़ का अंत होगा। मौर्य साम्राज्य के बाद के शासन के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में शासन कैसा था, कर व्यवस्था कैसा था, जानकारी के स्रोत यानी कुछ लास्ट पढ़ेंगे कुषाण शासक के बारे में। इसके बाद ये साम्राज्य, इस सारा चैप्टर खत्म। हमको इतना टॉपिक पढ़ना है इसमें, मैं चाहता था इसमें टॉपिक थोड़ा छोटा कर सकता था, मैं चाहता तो कर देता, लेकिन करने से कोई फायदा
है नहीं, क्या पता कहीं से कोनो क्वेश्चन मिस कर जाए, छूट जाए मेरे से ही, तो बाद में तू ही सब चिल्लाएगा कि एग्जाम में कि सर जी छोड़ दिए हैं, यही वाला कैसे छोड़ दिए आप। बाद में तो कहीं पीट पाटने शुरू कर देगा, तो सब रास्ता पर घेर के, तो वो अलगे बात है ना। क्या चल, सही बात है कि नहीं बात है। चलो, पहला टॉपिक था वैदिक काल। अब यहाँ पर बोलो तो गेट बंद करेगा। वैदिक काल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जहाँ छोड़े थे वहीं से इसको क्या करना है, शुरुआत करना है, स्टार्ट करना है। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। याद रखना, यहाँ से वो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई थी, तो वैदिक सभ्यता, यानी कि वेदों की सभ्यता। वैदिक करने का मतलब वेदों की सभ्यता। हमें 4 प्रकार को वेद पढ़े हैं ना, क्या प्रकार के वेद पढ़े हैं, 4 प्रकार का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद गलत लिखा गया लोगे, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 प्रकार के वेद हम पढ़े हैं। ये जब 4 प्रकार के पढ़े हैं ना, तो इसमें सिर्फ वेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, वेदों के। वैदिक काल का मतलब यानी कि वेदों की चर्चा यहाँ से की जाएगी। यहाँ से बहुत सारे चीजों को उत्पन्न किया जाएगा। अब देखना, हाला मत करो। यह ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। 2 क्वेश्चन, पहला हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई, तो वैदिक सभ्यता आई ना। हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई, तो वैदिक सभ्यता। और ये सब वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। इसे आर्यों द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था, याद रखना, जो वैदिक सभ्यता बसाया गया था आर्यों द्वारा बसाया गया था। अब यहाँ से वो दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैं जानता हूँ ना, हड़प्पा सभ्यता में आर्यों का आक्रमण था ना, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभावित हुआ नहीं था। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है, खत्म होता है, तो वहाँ पर एक और सभ्यता बसती है, जिस सभ्यता का नाम होता है वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता, वैदिक सभ्यता। यह एक सभ्यता थी जो किस प्रकार की थी, ग्रामीण सभ्यता थी। जब यह ग्रामीण सभ्यता थी तो ये किसके द्वारा बसाया गया था, आर्यों द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा, आर्यों द्वारा। किसके द्वारा, आर्यों द्वारा बसाया गया। एक प्रकार का क्या था, सभ्यता था। ठीक है, क्या था, एक प्रकार का यह सभ्यता था, आर्यों द्वारा बसाया गया। इसका काल, जब भी आपको वैदिक सभ्यता का काल पूछा जाए, ठीक है, जब भी आपका इसका काल पूछा जाए, तो इसका काल जो था 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अगर इसकी काल की चर्चा की जाएगी, तो अगर काल की बात किया जाए, याद रखना, तो कब से कब तक, 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब 1500 से 600 यानी कि पहले वो उल्टा चलता था, इतना जाना है। 1500 से 1499, 1498, 1497 ऐसे साल चलता था। ठीक है, उसी के लिए 1500 से कैसे ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। इसकी भाषा याद रखना, वैदिक काल की भाषा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनेगा। कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव मैं लास्ट में लिखूंगा, इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद एक स्लाइड में ऑब्जेक्टिव लिखना शुरू करूंगा। इसकी जो भाषा थी, प्राकृतिक संस्कृति थी, जो वर्तमान संस्कृति से थोड़ी अलग थी। जो अभी का संस्कृत है ना हमारा, इससे थोड़ा अलग था। कौन संस्कृति थी, प्राक संस्कृति थी। याद रखना, कौन संस्कृति थी, प्राक संस्कृति थी, जो वर्तमान से क्या था, थोड़ा अलग था। क्या था, इसका थोड़ा अलग था। अब देखना आगे क्या है। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। इस सभ्यता को ना 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, ठीक है। अब इसका पूरा काल 1500 से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, वैदिक काल का 1500 से 600 ईसा पूर्व है ना भाई, ठीक है ना। जो इसको 2 भागों में विभक्त किया गया था। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसका कालखंड था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कितना पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल के दौरान में ऋग्वेद की
क्या की गई थी? रचना की गई थी। जब ऋग्वेद की रचना की गई तब इसका नाम क्या रखा गया? ऋग वैदिक काल। यानी कि इस काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसमें ऋग्वेद की स्थापना किया गया था। बात करोगे समझ नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूँ। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो तो इंट्रोडक्शन चलता है पहला दिन। इंट्रोडक्शन समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ जाओगे कहानी। अगर इंट्रोडक्शन छूट गया, दिमाग से उतर गया, तो फिर आप लोग फंस जाइएगा पूरा चैप्टर में। इससे अच्छा है कि इंट्रोडक्शन समझ लो बेहतर ढंग से। बात कम, काम ज़्यादा करो, बेहतर रहेगा। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के दौरान ऋग्वेद की क्या की गई? रचना की गई थी। और उसके बाद दूसरा का जो पार्ट आता है, इसका 2 भागों में विभक्त किया गया था। एक था उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। यानी कि टोटल वैदिक काल तो था कितना? 1500 से 600। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के दौरान अन्य वेदों जैसे कि सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की रचना की गई। क्या किया गया? यजुर्वेद की रचना की गई थी। एक वेद की रचना तो आपका पहले में हो गया था ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना की गई। याद रखिएगा, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में कितने वेदों की रचना की गई थी, तो 3 वेदों की रचना की गई थी। एक कभी कभी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, अगर वो थोड़ा सा घुमाना चाहेगा प्रश्न को तब, अगर नहीं घुमाना चाह रहा है तो कोई डाउट नहीं है, वो उतना घुमा भी नहीं सकता। वो सीधे पूछेगा, उससे आपसे पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल कब से कब तक था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब तक था, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, अशोक ने धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ किया, धर्म का महत्व क्या था। जो इसका इजी पार्ट है ना, वही पूछेगा। 16 महाजनपद के बारे में बताइए, 16 महाजनपद के नाम के बारे में बताइए, यही सब पूछेगा। इसके अलावा वो कुछ दूसरा चीज नहीं पूछेगा। इतना डीप जाने का मतलब क्या है कि हमारा सब यहाँ ठेठ कोनो होगा ना, ढीठ थुथुर, उहे डालेगा ऐसा क्वेश्चन। क्योंकि पता है क्या कि कोई टीचर ने इतना डीप लेके नहीं जाता है कि ये बताएगा। हम चाहते तो 2 वो लिखते हैं, वैदिक काल में मारते हैं वो तीर, एगो तीर से एगो हे बड़े एगो हे बड़े, उन्हें लिख देते ऋग्वेद, इन्हें लिख देते उत्तर वैदिक काल। और वह बताया था कि 1500 से 600, एक बताया था 600 से 1000, 1000 से 600 बता देते और कह देते कि यही दोनों में रचना हुआ था। बात हुई कहता हम कहला जाते भाषा बताने इसका, हम कहे जाते कि ग्रामीण सभ्यता बसाया गया था। मुझे क्या जरूरत था, मैं चाहता था इस स्लाइड तो मैं 2 मिनट में खत्म कर देता। मैं इतना बकैती क्या कर रहा हूँ? क्या कि इसके बाद आप जब भी इस चैप्टर को पढ़े तो क्वेश्चन कहीं से डाउट ना हो, पूछने दो। वो कहाँ से पूछेगा? उसको जहाँ से पूछना है उसको पूछने दो। वो तुम्हारे किताबें से पूछेगा ना, बाहर से तो नहीं लाएगा, इंग्लैंड से उठाकर थोड़ी लाएगा वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कि एक किताब में से कर इतिहास पूछ दो। ऐसा संभव है? नहीं है। तो जहाँ से पूछेगा मैं उसका जवाब दूंगा। मैं उतना पढ़ के जाऊंगा, उतना बता के जाऊंगा। ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्लियर से। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखने की चर्चा किस प्रकार से की जाए। रुको तो यहीं पे लिखूंगा, यहीं पे लिखूंगा। अब यहीं पर लिखूंगा। अरे वो स्लाइड तुम्हारा पूरा जाएगा, परेशान ना होना कि इतना छोटा स्लाइड थोड़ी भेजेंगे पूरा स्लाइड, लेकिन इसके साथ साथ ये भी भेजेंगे। ठीक है। ये मत सोचना, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव दूसरे स्लाइड में लिखने में ना क्या हो जाता है, दिक्कत, परेशानी, कोई शब्द भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसको छोटा कर दीजिए और यहीं पर बकायदी कीजिए जितना करना है। समझ में? अब चलिए इसके किस पर चलते हैं? वस्तुनिष्ठ पे। किस पे? वस्तुनिष्ठ क्लियर करते चलिए यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग कितना कीजिएगा। आप लोगों से हम वाकिफ हैं। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग टॉपिक क्या है मेरा? वैदिक काल। बनाइए एक टॉपिक जिसका नाम रखिए क्या? टॉपिक का नाम रख दीजिए
क्या हो गया टॉपिक का नाम? वैदिक काल। ये हमारा क्या हो गया? टॉपिक हो गया। अब क्वेश्चन बनाइए। पहला क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? पहला क्वेश्चन, हड़प्पा के बाद किसके बाद? हड़प्पा के बाद कौन सी सभ्यता आई? इसके बाद में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अपना कॉपी में मान लेना, बना लेना ऑब्जेक्टिव। अब उतना लिखाओगे तो फिर क्लास बड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, लंबा चल जाएगा क्लासेस का, ठीक है। इसीलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? ये जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक जो सभ्यता थी, अगर बात किया जाए वैदिक जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी बुआ? ग्रामीण सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। किस प्रकार की? अरे मैं लिख देता हूँ, अपना समझ जाए, कितना घर जाए तो भूल जाए। अब जो ये वैदिक सभ्यता था, ये किसको द्वारा बसाया गया था? वैदिक सभ्यता जो बसाया गया था, ये किसके द्वारा? आर्यों द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? आर्यों द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है। यहां से 3 क्वेश्चन आएगा, पूछना चाहेगा तो पहला हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बसाया गया? आर्य द्वारा बसाया गया था, ठीक है। अगला बात करते हैं वैदिक सभ्यता का काल। क्या बात करेंगे? वैदिक सभ्यता का, अगर बात करते हैं वैदिक सभ्यता का काल, कब से कब तक? 1500 BC से 600 AD। BC हो जाएगा तो फिर घटेगा ना रे। हाँ, 1500 से 600 ईसा पूर्व। एडी का मतलब होता है एनमोडोनमी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब उसके बाद काल ना सीधा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बीसी और एडी मैं समझा दूंगा कभी भी, एक समय थोड़ा सा 5 मिनट का चलेगा तो मैं समझा दूंगा, समझ जाना। लेकिन इतना याद रखना कि 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये में ईस्वी, इसमें ईस्वी और इसमें ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि इससे पहले। समझ में आया? ये इसका काल कब से कब तक? 1500 से 600। अब इस वैदिक काल की भाषा क्या थी? वैदिक सभ्यता का की बात करेंगे, किसका भाषा क्या था? प्राक संस्कृत था। अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो इसका जो भाषा था कैसा था? प्राक संस्कृत था, ठीक है। कैसा भाषा था? प्राक संस्कृत था। अब यहां से आते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया था? अब यहां लिखता हूं, ठीक है, ध्यान देना। बाद में नहीं कहना कि सर जी एक बाद कहाँ लिख दिए। अब इसके कितने भागों में बांटा गया था? वैदिक सभ्यता को कितने भागों में? वैदिक को अगर बात करें तो 2 भागों में बांट दिया गया था। एक बांटा गया था आपका रिंग वैदिक, एक उत्तर वैदिक। 2 भागों में बांटे थे, एक रिंग वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। जब रिंग वैदिक काल में बांटे थे तो रिंग वैदिक काल का काल कितना, कब से कब तक था? इसका काल जब होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसका काल होगा कब से कब तक? 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। दिक्कत नहीं है ना?
अब उत्तर ऋग वैदिक काल में किसकी रचना की गई? अगर रचना की आपसे पूछ दिया जाए तो किसकी? ऋग वेद की। ऋग वेद की क्या किया गया? रचना किया गया। अगर यहाँ से इसको पूछ दिया जाए किसकी रचना की गई थी? सामवेद, यजुर्वेद, कौन वेद है वो? अथर्ववेद। 3 वेदों की रचना की गई थी। एक वेद की रचना ऋग वेद में किया गया था। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए ये पूछता है कि सामवेद की रचना कब से कब तक की गई थी? 1000 से 600। यजुर्वेद की रचना कब से कब तक? 1000 से 600। 1500 कहाँ है रे? ऋग वेद में थोड़ी पूछा हूँ, यजुर्वेद पूछा हूँ। हाँ, तीनों आ जाएगा 1000 से 600 में, क्योंकि इसका पार्ट बाई पार्ट थोड़ी बताया गया कि हाँ ये 600 में इतना साल का, इतने साल में ये किया गया, इतने साल में ये किया गया, इतने साल में ये किया, समझ गया ना। और ऋग वेद का पूछा जाए तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, पहला चैप्टर का नोट सबका बना है? सारा कंप्लीट है? हाँ, लास्ट वाला मैं भेज दूंगा। कह तो रहा हूँ कि लास्ट से पहले जहाँ तक भेजा हूँ तहाँ तक क्लियर है ना, ऑब्जेक्टिव के साथ में। हाँ तो रखे रहो, मैं जिस दिन माथा सनकेगा उस दिन चेक करूँगा, या कल सर चेक कर लूँ, या परसों चेक कर लूँ, या किसी दिन भी चेक कर लूँ। आज का क्लास का पीछे जो छूटा हुआ है वो दोनों आप लोग एक काम कीजिएगा, ग्रुप में क्लास खत्म होगा मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अब मैसेज कर दीजिएगा कि हमको ये चीज़ नहीं आया है, हम आपको वो चीज़ पहुंचा देंगे। यूट्यूब पर मैं प्लेलिस्ट कल बना दिया हूँ, आपका हिस्ट्री का सारा वीडियो एगो मिल जाएगा, ज्योग्राफी का सारा वीडियो एगो मिल जाएगा। ठीक है, ताकि 2-3 फरवरी के बाद से आपका पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सब एग्जाम देने जाएगी, उसके बाद आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वो सबको भी कल से, आज रात से या कल से आज रात से 1 शॉट पढ़ाना है। ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब पे 1 शॉट कराना है वो सबको। इस वजह से आप 1 शॉट का क्लास आप लोग भी देखिए, क्या फ़ायदा, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, तो 4 घंटा का क्लास होगा, वीडियो लेक्चर 4 घंटा का होगा, याद रखना। 4 घंटा में देखोगे कि ऑब्जेक्टिव रहेगा सिर्फ और सिर्फ, सारा चीज़ क्लियर होते हुए। तो राजू 4 घंटा में ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हुए चला जाएगा। हाँ, तीनों विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश। 4 से आज राहुल सर का है, वो वीडियो मिल जाएगा आपको, लिंक पहुंच जाएगा। हाँ, अब कहा कि ऑनलाइन का सेटअप लाइव नहीं कर सकता मैं, वाईफाई लाइव नहीं है। अरे तो इसमें 75 को फ़ोन आने शुरू हो जाएगा ना, यो बता है। अरे वीडियो बनता है तो फ्लाइट मोड में बनता है ना, तो वो देखिएगा तो क्या होगा ना, आपको फ़ायदा हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव सब जो भी चैप्टर से जहाँ तक पढ़े हो सारा चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में किस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो बाद में फिर आपको दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है इस स्लाइड में, इस पूरा स्लाइड में कहीं पर भी किसी को परेशानी? ये रोजी कहाँ है रे? कल से आएगी। कहाँ मामा क्या गेलो? हाँ घरे। कौन कौन बच्चा नहीं है आज? खुशी कहाँ गेले? तबीयत खराब। अब आते हैं लौ युग के बारे में। सेकेंड टॉपिक था लौ युग। ये शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है, इतना मत समझना कि हाँ कि लॉ ये सब पढ़ेंगे, ये सब इंट्रोडक्शन में चल रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज 16 महाजनपद। ये हिंदी में भी मैप है, क्योंकि हिंदी में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो इसीलिए आपको इंग्लिश में भी लगा दिया हूँ। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वहाँ से नाम इसका आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि 16 महाजनपद का नाम ये था। ठीक है, हाँ। महाजनपद का अर्थ होता है 16 राज्यों का उल्लेख, यानी कि 16 जनपद, यानी कि जन मतलब लोग, पद मतलब पैर। अभी यही पढ़ने जा रहे हैं ना हम लोग। क्या चीज? राजा ना बोला जाता है। महाजनपद का अर्थ होता है महाजनपद, मुख्य रूप से 16 महाजनपद, जिसमें सबसे विशाल महाजनपद मगध था। मैं आ रहा हूँ वहीं पे, तुम पूरा महाजनपद है समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का महाजनपद है, तो मैं पहले इसको खोज लूं तब उसको खोदते हैं। देखिए
क्या कि इसको समझिएगा तभी जनपद को समझिएगा। आ जाओ, लौह युग, लोहे की खोज के बाद सभ्यताओं को रहन सहन में परिवर्तन आया। हम लोग देखे थे हड़प्पा सभ्यता में लोहे का कोई कहानी नहीं था, पूरा लोहा खत्म था, लोहे से लोग परिचित नहीं थे, क्वेश्चन भी था ना। तो लोहे की खोज, उसके बाद जब वैदिक सभ्यता आई उसमें खोज किया गया किसका? लोहा का, जो एक लौह युग आएगा। जैसे लौह युग, लोहा की सभ्यता की खोज किया गया तो इसमें रहन सहन में बहुत सारा परिवर्तन आया। क्या आया? रहन सहन में बहुत सारा परिवर्तन आया। लोहे से हल और हथियार का निर्माण होने लगा। हम लोग हड़प्पा सभ्यता में देखे थे लोहे से नहीं, पत्थरों उत्तरों से हड़प्पा निर्माण होता था, साथ ही हथियारों का। लेकिन यहाँ पर बदल के क्या कर दिया गया? लोहे से हल का हथियार को बनाना शुरू कर दिया गया। वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में पढ़े कि हल का प्रतिरूप मिट्टी से बने, हल का प्रतिरूप मिला था, यही पढ़े थे ना। और यहाँ पर लोहे से बनाया जा रहा है। किससे बनाया जा रहा है? लोहे से। हल के निर्माण के कारण खेती की मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। क्योंकि दूसरे चीजों से खेत को जोतना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, कम जोता जाएगा। लेकिन यहीं पर लोहा का रहेगा तो उससे खेतों में क्या होगी? वृद्धि होगी। और सबसे ज्यादा क्या है ना कि दूसरा लोहे का जो पहले वाला हल होता था ना, इस टाइप का हल होता था, इस तरह से बनाया हुआ होता था ना। गाँव में देखोगे, चाहे अभी कोई पुराना जमाना के लोग होंगे तो रखे होंगे, ये जो हल होता था ना, जो बैल से जोता जाता था, वो खेत को ज्यादा देर तक जोतता था, यानी कि अंदर गहराई तक ज्यादा जाता था, इसी कारण से। ठीक है। और इसमें खेती की मात्रा में वृद्धि और लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा। जैसे हल का निर्माण किया गया लोहे का, तो खेती में क्या होना शुरू हो गया? वृद्धि होना शुरू हो गया। लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनाने की शुरुआत भी हुई, जिससे महाजनपदों का क्या होना शुरू हो गया? विकास शुरू हो गया। लोहे का निर्माण जैसा शुरू होता है, सुनना ये कहानी है, कुंदन ये कहानी है। लोहे का जैसे शुरुआत होता है, ठीक है, जैसे खेतों में वृद्धि होती है, ठीक है, एक स्टोरी टाइप के समझना, इसको दिमाग में फिगर चलना चाहिए। इतिहास पढ़ो तो फिगर दिमाग में चलाते रहो, नहीं तो फिर सारा चैप्टर दिस डेट हो जाएगा। दिस डेट में ऐसा हो जाएगा कि बाद में ना पैरासीटामोल से ठीक होगा ना डोलो से ठीक होगा। वो ठीक होगा तो एक एक चीज से ठीक होगा कि तुम्हारे दिमाग में फिगर चलना चाहिए। ये चलना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में हमने लोहा नहीं देखा, ठीक है, वहां पर हमें मिट्टी से हल का प्रतिरूप मिला है। लेकिन जैसे अगला सभ्यता में पहुंचते हैं, वैदिक सभ्यता में, तो क्या होता है? यहाँ लोहे का खोज किया गया, कहीं पर गया होगा, मान लो जमीलवे गया होगा, इसको मिल गया होगा लोहा, जैसे कनिंगम का मोहर मिला था, हो सकता है ना। इस तरह से एक इंसान का फिगर चलाओ अपने दिमाग में, खुद का चला लो, सबसे बेहतर खुद का। मैं एनिमेशन बना के लाया हूं तो उसमें क्या है कि दूसरा किसी को डालो। कौन इंसान है, क्या इंसान, मैं क्या जानता हूं उसको तो मैं दिया, वो कहा कि आदमी को कहा कि एक आदमी का फोटो बनाए, हमको फोटो 5-7 को निकाल के दिया, हमको ठीक लगा, यही लगा दिए। तो उस तरह से फिगर चलाओ दिमाग में, जिस तरह से एनिमेशन देखे हो, ठीक है। उसमें क्या हुआ? लोहे की वृद्धि हुई, लोहे का खोज हुआ, खेतों में वृद्धि हुई, और जिसमें खेतों में वृद्धि होने के बाद लोगों के पास क्या हो गया? धन इकट्ठा होना शुरू हो गया। लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनने की शुरुआत हुई, जिससे महाजनपदों का क्या होना शुरू हो गया? विकास शुरू हो गया। हम लोग हड़प्पा सभ्यता में कोई युद्ध नहीं देखे हैं ना, कहीं पर भी शांति, एकदम शांति सभ्यता था, जिसमें युद्ध का कोई नाम नहीं था। यहाँ हथियार बना, यहाँ तलवार बनेगा, बहुत सारे चीजों का हथियार बनेंगे। यहाँ पर युद्ध भी देखेंगे, जो कलिंग का युद्ध था, अशोक सम्राट का सबसे बड़ा युद्ध था, कलिंग का युद्ध था। अशोक जिसे महान सम्राट के नाम से हम लोग जाना जाता है। मगध यही बिहार के, चंद्रगुप्त मौर्य यही बिहार के, चाणक्य जी यही बिहार के। इनकी कहानी बिहार की गाथाओं से, मगध का जैसे नाम आ गया ना तो बिहार का नाम आ गया, इतना याद रखना। इसका मगध का नाम, यहाँ पर स्पेलिंग गलती है, मगध के नाम जैसे आ गया ना, पूरा बिहार का नाम आ गया। अब यहाँ पर तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा बिहार कितना समृद्ध और कितना विस्तृत था। जब 16 महाजनपद पढ़ोगे ना करके तो पता चलेगा कितना समृद्ध और कितना ताकतवर था यह बिहार, और कितने सम्राट यहाँ पर, कितने जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, बहुत सारे सम्राट थे। कौन कौन सा वंश आया, क्या क्या हुआ, तब पता चलेगा कि बिहार कहाँ था, बिहार की कहानी और बिहार का इतिहास क्या है, ठीक है। यहाँ पर हथियार बना जनपद, यही कह रहा था। जनपद का अर्थ होता है, जन मतलब होता है लोग, और पद मतलब होता है पैर। जनपद उस जगह को कहा जाता है जहां पर लोग आकर क्या करने रहते हैं? रहने लगते हैं। जनपद यानी कि जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, यानी कि तुम अपने पैरों से जाकर जिस जगह पे रह रहे हो उसे हम क्या कहेंगे? जनपद कहेंगे। कि कहीं और से आके लोग कहीं और बस गया, जैसे आर्य आया है ना,
अभी तो आया है, हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्य नहीं वैदिक सभ्यता की शुरुआत की, पढ़े हो, अभी पढ़े हो। तो उसी तरह उन्हीं को क्या कहा गया, जनपद कहा गया, कि दूसरे जगह से आके लोग इस जगह पे बसे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, जनपद कहेंगे। ठीक है, हथियारों और खेतों में वृद्धि के कारण जनपदों के आकार में वृद्धि होने लगी, यानी कि लोग रहने लगे और लोगों क्या है उसके वृद्धि होने लगा, अलग अलग दूर दूर तक सब जगह पर लोग क्या हो गए, एक एक करके बसना शुरू कर गए। जैसे बसना शुरू कर गए, जैसे कि तुम गए एक एक लौता 2-4 लोग के लेके, वहां पर तुम बसे एक जगह पे, उसके बाद तुम्हें देख के 2-4 गो लोग और आ गया, वो कहा कि अब तुम्हारा तो जमीन है नहीं, अब वो तो जमीन सीधा खेती है, सीधा है, उसने कहा कि हमें भी यहाँ बसना है, तो तुमको तो और अच्छा बात है कि भाई 4 लोग है, कल 10 लोग होंगे, फिर 10 से 20 होंगे, 20 से 50 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, उसके बाद एक साम्राज्य बना दिया जाएगा, उसमें एक राजा चुन लिया जाएगा। यही कहानी है इस चैप्टर का, एक राजा चुना जाएगा, क्योंकि दूसरे देश आक्रमण करे, बाहरी ताकतें आक्रमण करे तो हम लोग भी बचा सके, उसमें राजा रहेगा, प्रजा रहेगा, हर चीज रहेगा, प्रशासनिक व्यवस्था आएगा, कर टैक्स वसूली आएगा, ये सारा चीज की कहानी शुरुआत यही से। अभी लोग यहाँ बस रहा है, इतना दिमाग में रखना कि लोग यहाँ अभी बसते हुए जा रहा है, लोग आ रहे हैं और इस जगह पे मगध में तुम्हारे बस रहे हैं। ठीक है, तब इसके बाद 16 महाजनपद का कहानी बनेगा, एक खुलेगा एक दरवाजा जिसमें 16 राज्यों का उल्लेख होगा, जहां पर बहुत बड़ा साम्राज्य बनेगा, जिसका सबसे बड़ा साम्राज्य होगा कौन, मगध। 16 महाजनपद का सबसे बड़ा जो जनपद था वो जनपद था मगध, जहां पर सबसे ज्यादा लोग आके बसते थे। अब मगध की बात किया जाए तो बिहार की बात की जाए, ठीक है, इसमें पता चलेगा कि बिहार कैसा। जो लोग कहते हैं बिहार खराब है, इस चैप्टर में तुमको जानकारी प्राप्त होगी कि बिहार क्या था, क्या है और क्या रहेगा। इतिहास बदलेगा नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय बदलेगा, संभव है। बख्तियार खिलजी आया था तो खाली एडमिशन नहीं मिला तो उसको क्या लगाया गया था, आग लगा दिया था, लाइब्रेरी 3 महीना तक जला था। सोचो कितना किताब रहा होगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी 3 महीना जलाता था, बिल्डिंग कितना दिन में जला होगा एक लाइब्रेरी, सोच सकते हो। तो हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। अब पाउडर वाला लड़का सब कुछ गए अलग बात है, अब ओकरा सब जगह तो हम ओकरा वहाँ के कल्चर जगह, वहाँ के जो अभी क्रिसमस डे 1 जनवरी में रोड पर पी के सुतल था लड़की सब, वैसा कल्चर तो हमारा बिहार में नहीं है। सैयारा मूवी देख के छाती पीटता है हॉल में बैठ के, वैसा सिस्टम तो बिहार में नहीं है। कहावत है, चलनी हंसलन सूप के, आगे नहीं कहेंगे। पहले अपन डेडर निकाल लेते, दूसरा का डेडर निकाल। कल भी देखा था मैं, कल को वीडियो देखा था इसी तरह का। पता नहीं बिहार में क्या कहानी है। आए ना कभी ठेहा पर कहीं आके बतियाए ना, बैठ जाओ, इधर चले जाओ, ठीक है। तो इतना पतला में तो सुनना कुछ, ए बेंचबा को थोड़ा उसको आगे करो ना, उसको उधर से इसको ना अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा सेटिंग कर दूंगा आज मैं, कल थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। देखो वृद्धि होने लगी और सुनो, लास्ट है, वृद्धि होने लगी और इस तरीके से महाजनपदों का क्या हुआ, विकास हुआ। मैंने क्या कहा कि पहले 2 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग आए, 500, 1000, 2000, 4000, इसी तरह बढ़ते बढ़ते एक महाजनपद का विकास हो गया। इसी बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, महाजनपद का विकास। उस समय मुख्य रूप से 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे विशाल था मगध। क्या था, सबसे विशाल था मगध। अब यहाँ से ना कल के क्लास में, कल तो ज्योग्राफी है, बुधवार है ना, कल ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का 3रा चैप्टर है। हाँ, तो इस महाजनपद के ना अब ये 16 राज्यों का देखेंगे, ठीक है। ये जो 16 राज्य था, भले इसमें कहीं हिंदी में मिस्टेक हो गया होगा, तो आपके लिए मैप लगाया गया है इंग्लिश वाला भी, ठीक है। यहाँ से देख लेना, सारा मैं भेज दूंगा, सारा इसको सेव कर दीजिएगा पूरा फाइल को, ठीक है। ये पूरा भेज दूंगा। अब यहाँ से तुम 16 महाजनपद का नाम सिर्फ और सिर्फ लिख लेना, जो बड़ा बड़ा अक्षर में है, ये वाला। अब कहाँ कहाँ, वैशाली में है, श्रावस्ती में है, ये सब जगह, उज्जैनी में है, ये सब का नाम अपना अपना लिख लेना कॉपी में, इसको सेव कर दीजिए।